दोस्तों जब भी सिनेमा में मूवी देखने की बात होती है तो पीवीआर का नाम जरूर आता है। वैसे क्या आप जानते हैं पीवीआर का फुल फॉर्म क्या है? प्रिया विलेज रोड शो। क्यों हिला डाला ना? मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। अब देखिए, आप में से काफी सारे लोगों को पीवीआर का नाम सुनकर ऐसा लगता होगा कोई बाहर की कंपनी है। वैसे दोस्तों ये बात सच भी है और गलत भी है। अब कैसे, ये आपको पता चलेगा इसी वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों जिन्होंने पीवीआर की शुरुआत की थी उनकी फैमिली का जो बिजनेस था वो ट्रकिंग का बिजनेस था, लेकिन फिर भी वो मूवी बिजनेस में कैसे आ गए इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और साथ ही साथ में पीवीआर एक ऐसा ब्रांड है जो अपनी शानदार स्ट्रेटजीज की वजह से 22 सालों तक लगातार प्रॉफिट में रहा था, लेकिन फिर कोविड-19 ने ऐसा झटका दिया कि आज तक अपने लॉस से रिकवर नहीं कर पा रहा है। पर दोस्तों पीवीआर कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर रहा है जिनकी मदद से वो लॉस से धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर वो स्ट्रेटजीज कौन सी है जानेंगे आज के वीडियो के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पीवीआर के जो टिकट्स होते हैं वो हर एक स्टेट या हर एक सिटी में अलग अलग क्यों होते हैं। अगर आपको इसका रीजन पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों पीवीआर की शुरुआत की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अजय बिजली का ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस एक ट्रकिंग कंपनी का था जिसे वो कभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। लेकिन पिताजी की बात भला कौन टाल सकता है, इसलिए अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में 1988 में उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन दोस्तों जिस काम में आदमी का इंटरेस्ट नहीं होता वो काम भला कैसे उस आदमी को आगे ले जा सकता है। इसीलिए दोस्तों ट्रकिंग कंपनी में आने के 2 साल के अंदर अंदर कंपनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद में वो अपने फादर के पास गए और उन्होंने फाइनली बोल दिया कि उनको ट्रकिंग कंपनी का जो बिजनेस है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या वो सिनेमा बिजनेस में कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, जिसके लिए उनके पिताजी ने उनको हाँ बोल दिया। अब देखिए दोस्तों अजय के जो पिता थे उन्होंने काफी समय पहले प्रिया लव विकास सिनेमा नाम का सिनेमा हाउस खरीदा था, जो कि कुछ डिस्प्यूट की वजह से ज्यादा चल नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों इस सिनेमा हाउस की सबसे अच्छी बात यह थी कि दिल्ली के वसंत विहार इलाके में लोकेटेड था, जो कि एक पॉश इलाका था। सो दोस्तों अब अजय को जो भी करना था वो इसी सिनेमा के जरिए करना था, इसीलिए उन्होंने अपने लेवल पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और उन्हें पता चला कि बॉम्बे का जो स्टर्लिंग सिनेमा है वो पूरे भारत में इकलौता ऐसा सिनेमा है जहां पे डॉल्बी साउंड सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली में सिर्फ एक ही सिनेमा हाउस है जहां पे हॉलीवुड मूवीज दिखाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई, तो इस तरह सबसे पहले तो स्टर्लिंग सिनेमा से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपने सिनेमा हाउस को खूबसूरत तरीके से रिनोवेट करवाया। साथ ही अपने सिनेमा में जबरदस्त डॉल्बी साउंड सिस्टम भी लगाया ताकि इनके सिनेमा हाउस में जो भी मूवी देखने आए उसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी फैसला लिया कि अपने सिनेमा हाउस में सिर्फ हॉलीवुड मूवीज को ही दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही उन्होंने प्रिया सिनेमा को शानदार तरीके से रिनोवेट करके हॉलीवुड मूवीज के साथ 1990 में शुरू किया, वैसे ही इनका जो सिनेमा हाउस था वो जबरदस्त चलने लग गया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका जो सिनेमा हाउस था वो दिल्ली के पॉश इलाके में था, तो वहां पे इनको बड़ी ही आसानी से ऐसी ऑडियंस मिल गई जो इंग्लिश मूवी देखने में इंटरेस्टेड थी। प्लस इन्होंने प्रिया सिनेमा को इतने खूबसूरत तरीके से रिनोवेट भी करवाया था कि जब वहां पे दिल्ली के अमीर लोग आते थे तो उन्हें मूवी देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त मिलता था। सो बेसिकली दोस्तों इन 2 कारणों की वजह से प्रिया सिनेमा तेजी से ग्रो होने लग गया। लेकिन दोस्तों फिर 1992 में अजय के जो फादर थे उनकी अचानक से डेथ हो जाती है, जिसके बाद में ट्रकिंग का जो बिजनेस था उसकी पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पे आ जाती है। सो दोस्तों उसके बाद में इन्होंने किसी तरीके से इन दोनों बिजनेस को अगले 2 साल तक तो मैनेज किया, लेकिन फिर 1994 में कुछ इससे भी ज्यादा बुरा होता है, अजय की ट्रकिंग कंपनी में आग लग जाती है, जिससे उन्हें काफी लॉस सहना पड़ता है। और दोस्तों ये वो पॉइंट था जब अजय बिल्कुल टूट गए थे, बहुत डिस्करेज हो गए थे, जिसके बाद में अजय की मम्मी ने उनकी हालत को देखते हुए उन्हें ये कहा कि अगर तुम्हें ट्रकिंग बिजनेस में मजा नहीं आता तो इसे छोड़ दो, अपने सिनेमा बिजनेस पे फोकस करो, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि अजय की खुशी ट्रकिंग बिजनेस में नहीं बल्कि सिनेमा के बिजनेस में। उसके बाद में अजय ने अपने ट्रकिंग बिजनेस को मैनेज करने का पूरा काम उनके कजिन्स को सौंप दिया, क्योंकि उन लोगों का भी उनके ट्रकिंग बिजनेस में 5% का स्टेक था। उसके बाद में अजय वापस से अपने सिनेमा बिजनेस पे फोकस करने लग गए, जिसके बाद में उनका अगला टारगेट था इंडिया में वेस्टर्न स्टाइल के मल्टीप्लेक्सेस को खोलना। लेकिन दोस्तों इंडिया में उस वक्त ऐसा कोई एक्सपर्ट अवेलेबल ही नहीं था जो अजय को मल्टीप्लेक्स बनाकर दे सके। मीनवाइल हॉलीवुड मूवी के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने अजय को ऑस्ट्रेलिया में प्रिया सिनेमा का एक्सपांशन करने की एडवाइस दी। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स भी भारत में अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इन्हीं सबके चक्कर में अजय विलेज रोड शो नाम की एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉन क्रॉफर्ड से मिलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं विलेज रोड शो एक ऐसी कंपनी है जो फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, थीम पार्क बिजनेस और मल्टीप्लेक्सेस ये सब में डील करती है। तो यहाँ अजय जॉन क्रॉफर्ड से मिलकर उनके सामने एक ड्रीम रखते हैं कि वो कैसे इंडिया में मल्टीप्लेक्सेस बनाना चाहते हैं, जिसके बाद में अजय और विलेज रोड शो का साल 1995 में टाई अप होता है, जिसमें शर्तें ये थी कि अजय इन लोगों को अपना पैसा और लोकेशन प्रोवाइड करेंगे और बदले में ये जो कंपनी है वो इंडिया में अजय के बताए हुए लोकेशन के
ऊपर मल्टीप्लेक्स बनाएगी। और दोस्तों इस तरीके से 60-40 की पार्टनरशिप अजय और विलेज रोड शो कंपनी के बीच में हो जाती है, जिसमें 60% शेयर प्रिया सिनेमा का था और 40% शेयर विलेज रोड शो कंपनी का था। और दोस्तों इसी पार्टनरशिप के बाद में प्रिया लव विकास सिनेमा का नाम बदलकर प्रिया विलेज रोड शो यानी कि पीवीआर कर दिया जाता है। जिसके बाद में अजय ऐसे सिनेमा हाउसेस को एक्वायर करना और लीज पर लेना शुरू कर देते हैं जो अच्छे लोकेशन पे होने के बावजूद भी ठीक से चल नहीं पा रहे थे। देखिए बेसिकली अजय का आइडिया ये था कि जो सिनेमा हाउस अच्छे लोकेशन में है लेकिन चल नहीं पा रहे हैं, तो सिंपली क्या करो, उनको लीज पे ले लो या फिर एक्वायर कर लो और वहां पे मल्टीप्लेक्स बना दो, और अच्छे लोकेशन में होने के कारण मल्टीप्लेक्स तो ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। और दोस्तों इस तरह पूरे 2 साल तक मेहनत करने के बाद 1997 में अजय ने दिल्ली के साकेत में भारत का सबसे पहला मल्टीप्लेक्स खोला, जो कि 4 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स था। दोस्तों इस मल्टीप्लेक्स का नाम प्रिया विलेज रोड शो अनुपमा 4 रखा गया, क्योंकि इसे अजय ने अनुपमा सिनेमा को लीज पर लेकर खोला था। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने 4 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स स्टार्ट किया था तो सिनेमा के बाहर दर्शकों की लंबी लाइन लग गई थी, और उस टाइम पे वो एक दिन में 24 मूवीज दिखाया करते थे, जो कि काफी बड़ी बात होती है। तो दोस्तों इस तरीके से पीवीआर ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिक तरीके से ग्रो होने लगा, और इसके बाद में अजय ने एक के बाद एक पॉश लोकेशन के अंदर पीवीआर मल्टीप्लेक्सेस को ओपन करना शुरू कर दिया। साथ ही इन्होंने इस बात का भी खास ध्यान रखा कि पीवीआर में मूवी देखने वाले को ऐसा बेस्ट एक्सपीरियंस मिलना चाहिए ताकि एक बार जो पीवीआर में मूवी देख ले फिर उसे किसी भी सिनेमा हाउस में या फिर मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने में मजा ना आए। और दोस्तों इनकी ये स्ट्रेटजी इन्हें आगे ले जाने में काफी ज्यादा मदद भी करती है। लेकिन दोस्तों फिर कुछ टाइम बाद पीवीआर को एक बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देखिए साल 2001 में अमेरिका में आतंकी अटैक हुआ था और ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका बहुत बुरा असर भी पड़ा था। और दोस्तों इसी टफ सिचुएशन में अजय के बिजनेस पार्टनर यानी कि विलेज रोड शो कंपनी ने यह फैसला किया कि अब वो वर्ल्ड के कई देशों में अपने बिजनेस को बंद कर देंगे, और उनकी इस लिस्ट में इंडिया भी शामिल था। यानी कि दोस्तों जिस टाइम पे पीवीआर के एक्सपेंशन में अजय अपना सारा पैसा लगा रहे थे, ठीक उसी वक्त उन्हें विलेज रोड शो ने कहा कि अब वो आगे पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। ऐसे में अजय को उनके हिस्से के 40% शेयर्स खरीदने पड़े। यानी कि दोस्तों जो पैसे पीवीआर के एक्सपेंशन में लगने वाले थे वो एक झटके में खत्म हो गए, जिससे इनके एक्सपेंशन के सारे प्लान अचानक से रुक गए। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अमेरिका में हुए आतंकी अटैक में ग्लोबल इकोनॉमी को भी बुरा असर पड़ा था, इसीलिए पीवीआर जैसे ग्रोइंग ब्रांड को भी फॉरेन कंट्री से कोई भी फंडिंग नहीं मिल रही थी। लेकिन दोस्तों पीवीआर को ज्यादा दिनों तक मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि साल 2003 में पीवीआर को आईसीआईसीआई वेंचर से 80 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल गई, जिसके बाद में अजय वापस से पीवीआर के एक्सपेंशन में लग गए। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम को भी अपनाया, जो कि उस टाइम के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात हुआ करती थी। इन्होंने वन स्टॉप एंटरटेनमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हुए शॉपिंग मॉल में मल्टीप्लेक्सेस को खोलना शुरू किया, ताकि जो भी इंसान शॉपिंग करने के लिए मॉल में आए वो इनके पीवीआर को देखकर मूवी देखने की भी इच्छा कर ले। इसके अलावा दोस्तों पीवीआर ने अपने एक्सपेंशन को और भी तेजी से आगे ले जाने के लिए 2012 में सिनेमैक्स इंडिया को खरीद लिया। उस टाइम पे सिनेमैक्स के पास लगभग 40 सिटीज में 135 से भी ज्यादा मूवी स्क्रीन हुआ करते थे, जो एक ही झटके में पीवीआर के अंडर में आ गए। और दोस्तों इस तरह पीवीआर देश का नंबर 1 मल्टीप्लेक्स चेन बन गया। देखिए दोस्तों अब तक इन्होंने ज्यादातर रिच लोगों पे ध्यान दिया था और उनके हिसाब से मल्टीप्लेक्सेस खोले थे। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में रिच लोगों की तुलना में मिडिल क्लास लोग ज्यादा हैं, सो उनको भी कैटर करने के लिए इन्होंने मिड साइज और छोटे शहरों में मल्टीप्लेक्सेस खोलना शुरू किया। और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई। जो भी नए मल्टीप्लेक्सेस ओपन किए थे उनको बहुत ज्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दोस्तों मल्टीप्लेक्स को ज्यादा प्रीमियम बनाने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा जाता है। अब देखिए दोस्तों इन्हें अच्छे से मालूम था कि मिड साइज और छोटे शहरों में जो लोग मूवी देखने के लिए आएंगे वो टिकट पे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने वाले, इसीलिए अगर ये अपने मल्टीप्लेक्स को बहुत ज्यादा प्रीमियम बना देंगे तो इनको ज्यादा टिकट का प्राइस रखना पड़ेगा, और उतना अगर कोई पे ही नहीं करेगा तो इनकी रिकवरी कैसे होगी। और इसी वजह से आज आपको बड़े शहरों के पीवीआर और छोटे शहरों के पीवीआर में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है, और ये फर्क जो होता है उनकी सर्विसेज में भी होता है, साथ ही साथ में टिकट के प्राइस में भी होता है। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये जरूर बताना कि आपके यहाँ पे जो पीवीआर है उसकी एवरेज टिकट प्राइस क्या चल रही है। नाउ बैक टू द टॉपिक। देखिए जब इन्होंने बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस खोल दिए तो फिर इन्होंने अपने बिजनेस को और डाइवर्सिफाई करने का डिसीजन लिया, और उसके लिए ये भी फिल्म प्रोडक्शन और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में काम करने लग गए। दोस्तों अब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर आता है कोविड-19 और बाकी सभी बिजनेसेस की तरह सिनेमा का बिजनेस भी पूरी तरीके से ठप पड़ गया। साथ ही कोविड के दौरान लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवी देखने की ऐसी बुरी आदत लग गई कि लॉकडाउन हटने के बाद भी ज्यादातर लोग घर बैठ के मूवी देखना ही पसंद करने लग गए। और दोस्तों अब तो लोग सिर्फ उन्हीं मूवीज को देखने के लिए सिनेमा में जाते हैं, या तो उनके अंदर कोई बहुत बड़ी स्टार कास्ट हो या फिर मूवी अपने आप में बहुत अच्छी हो। और दोस्तों इसी वजह से कोविड से लेकर अब तक पीवीआर के ऊपर 1300 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका है, जिसे उतारने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। अब वो स्ट्रेटजीज क्या है चलिए फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहला रिड्यूस द लॉस। देखिए अपना लॉस कम करने के लिए इन्होंने सबसे पहले इस बात पे फोकस किया कि कहां से लॉस हो रहा है, और उसके बाद में इन्होंने एक चीज नोटिस
की कि इनके कुछ मल्टीप्लेक्सेस ऐसे हैं जो पहले तो बढ़िया चलते थे, लेकिन आज के टाइम में उन मल्टीप्लेक्सेस में लोग ज्यादा मूवी देखने के लिए नहीं आते। अब दोस्तों ऑडियंस मूवी देखने आए या ना आए, लेकिन वहां पे काम करने वाले स्टाफ को सैलरी तो देनी ही पड़ती है। इसके अलावा उस मल्टीप्लेक्सेस को रन करने के लिए और भी जो खर्चे होते हैं वो भी पे करने ही पड़ते हैं। तो इन खर्चों को अपने जेब से ना भरना पड़े, इसलिए मल्टीप्लेक्सेस को बेच रहे हैं। यानी कि दोस्तों लो फुटफॉल वाले जो मल्टीप्लेक्सेस थे उनको सेल किया जा रहा है, जिससे इनको आगे और लॉस तो नहीं होगा। साथ ही साथ में मल्टीप्लेक्स को सेल करके जो पैसा आएगा, जो भी 300-400 करोड़ रुपया, उसका इस्तेमाल लॉस से उभरने के लिए कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कई सालों पहले जिन मॉल्स के अंदर मल्टीप्लेक्स को खोला था, अब वो मॉल ज्यादा चल नहीं रहे, क्योंकि उनके आसपास के लोकेशन में नए मॉल्स खुल चुके हैं, तो लोग अब उन नए मॉल्स में ज्यादा जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में फालतू में मॉल को रेंट देकर पीवीआर को चालू रखना समझदारी का काम तो नहीं है। इसीलिए इन्होंने 70 ऐसे नॉन परफॉर्मिंग स्क्रीन की लिस्ट बनाई, जिन्हें ये अगले साल तक बंद करने वाले हैं, ताकि यहाँ पे जो भी खर्चे हो रहे हैं उनसे छुटकारा पाया जा सके। दूसरा, रीनिगोशिएशन। देखिए दोस्तों, जिन मॉल्स के अंदर इन्होंने अपने मल्टीप्लेक्सेस को खोला था और वहां पे ठीक ठाक ऑडियंस आ भी रही है, तो वहां के जो ओनर्स हैं उनके साथ रेंट को कम करने की बात चल रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कोई भी बड़ी कंपनी जब किसी जगह को रेंट पे लेती है तो कम से कम 5 साल से लेकर 7 साल का रेंट एग्रीमेंट बनता है। तो जहां जहां पे इनके रेंट एग्रीमेंट रिन्यू करने की बात आ रही है, वहां पे रेंट को लेकर फिर से रीनिगोशिएशन हो रहा है। और दोस्तों कहीं ना कहीं मॉल के जो ओनर्स हैं वो भी इनकी बात को मानने के लिए मजबूर है, क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, तो मॉल में तो बहुत ही कम लोग जाते हैं। अब मूवी देखने के लिए अगर 100 लोग भी आएंगे तो कम से कम 2-4 लोग तो ऐसे होंगे जो मॉल के अंदर से शॉपिंग करेंगे। तो कुल मिलाकर इन्होंने ये फैसला ले लिया कि जिन भी मॉल्स के अंदर रेंट कम नहीं किया जाएगा, वहां से पीवीआर को हटा देंगे। तीसरा, प्रीमियमाइजेशन। देखिए दोस्तों, गरीब या जो मिडिल क्लास आदमी होता है वो पैसा खर्चा करने से पहले 4 बार सोचता है, लेकिन अमीर आदमी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अमीर इंसान के पास पहले से इतना पैसा होता है कि वो सिर्फ अपना क्लास मेंटेन करने के लिए और उसको अच्छी सर्विस मिल सके, उसके लिए वो अच्छा पैसा देने के लिए तैयार होता है। इसीलिए दोस्तों इन्होंने अब मास्टर प्लान बनाया है कि अपने प्रीमियम मल्टीप्लेक्सेस की सर्विस को और भी एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे और उसके बदले में ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, जो कि कोई भी अमीर इंसान आसानी से पे करने के लिए तैयार हो जाता है। चौथा, न्यू स्क्रीन। देखिए दोस्तों, वापस से ये उन्हीं बिजनेस स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल इन्होंने बिजनेस की शुरुआत में किया था, यानी कि ऐसे लोकेशंस पे स्क्रीन ओपन कर रहे हैं जहां ज्यादा से ज्यादा लोग मूवी देखने के लिए आते हैं, या फिर वहां पे रिच लोग रहते हैं जो कि महंगी टिकट्स को अफोर्ड कर पाए। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व की कि साउथ इंडिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखना पसंद करते हैं, इसीलिए अब इनका फोकस साउथ इंडिया की तरफ ज्यादा है। सो दोस्तों आने वाले टाइम में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि साउथ इंडिया में ज्यादा पीवीआर्स खुल चुके हैं, और डेफिनेटली ऐसा करके हो सकता है कि इनका जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। पांचवा, ऑफर्स या फिर फिल्म फेस्टिवल। देखिए दोस्तों, पीवीआर में 1 रुपए में 30 मिनट के ट्रेलर देखने वाला ऑफर तो आपने सुना ही होगा, जिसके पीछे है इनकी एक स्ट्रेटजी। देखिए 30 मिनट में आपको 10 मूवी के ट्रेलर दिखाएंगे, फिर पब्लिक इन 10 मूवी में से कोई ना कोई मूवी तो जरूर सिलेक्ट कर लेगी, और जो भी मूवी वो सिलेक्ट करेगी वो देखने के लिए पीवीआर में ही आएगी। इसके अलावा दोस्तों किसी भी एक्टर का जब बर्थडे होता है तो उसकी सुपर हिट 4-5 मूवीज को मल्टीप्लेक्सेस में लगा देते हैं, ताकि एक्टर के जो भी फैंस हैं वो मूवी देखने के लिए थिएटर में वापस आ जाएं। साथ ही सिनेमा लवर डे के नाम पर टिकट सस्ती कर देना, जिस हफ्ते में कोई बड़ी मूवी ना आ रही हो उस हफ्ते में शानदार मूवी को री रिलीज करना पीवीआर की नई स्ट्रेटजीज का हिस्सा बन चुका है, ताकि किसी भी तरीके से लोगों को वापस से सिनेमा हॉल में मूवी देखने की आदत लग जाए। छठा, फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। देखिए दोस्तों, लॉस से बचने के लिए इन्होंने फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया है, यानी कि लोकेशन खरीदने और मल्टीप्लेक्स बनाने का जो भी पैसा होगा वो कोई और लगाएगा, ये तो बस उस मल्टीप्लेक्स को अपना नाम देकर रन करेंगे, तो जिसने पैसे लगाए उसको भी बेनिफिट हो जाएगा और इनको भी बेनिफिट हो जाएगा। अब दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा, इनका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो जीरो हो जाएगा, सो कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका इनको मिलेगा। अब दोस्तों इन सारी स्ट्रेटजीज को देखकर यही लगता है कि पीवीआर कुछ सालों में लॉस से बाहर आ जाएगा, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा। क्या लोग फिर से थिएटर में जाकर मूवी देखना पसंद करेंगे या फिर ओटीटी पे ही कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे? वैसे दोस्तों आप लोगों के लिए स्क्रीन के ऊपर तो वीडियो के सजेशंस आ रहे हैं, अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।